अगर हम इस पर बात करें तो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, जो हमने ऋग्वेद से अगर हम शुरू हो जाएं तो ऐसे बहुत से संदर्भ हैं जहाँ पर हम कहेंगे नहीं हमारे पास मेडिसिनल वर्ब्स थे, हमारे पास औषधियाँ थी, हमारे पास वनस्पति विज्ञान था, जीव जंतु थे, फ्लोरा फौना, पूरा लिटरेचर हमारा अगर देखें तो पूरा वैदिक दिमाग में भरा हुआ है इन सब बातों को लेकर। लेकिन अगर हम इंट्रैक्शंस की बात करें तो तब हम समझ पाएंगे कि किस तरह के इंट्रैक्शंस, क्या वो इंट्रैक्शंस बाहर के यूनिवर्स की बात हो रही है या अपने भीतर। जैसा अभी मेरे से पहले जो प्रेजेंट करते डॉक्टर कल्पना तिवारी मैडम, उन्होंने जिस तरह से जोड़ा इस बात को कि जो उसमें अग्नि है, अग्नि तत्व है, जो वायु तत्व है वो विचार है, अग्नि तत्व दृढ़ निश्चय है, और साथ ही जो उसमें आगे आगे जब वो जल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो जल एक तरह से आपकी दृढ़ निश्चय के बाद अपने इमोशंस। यस, तो आप अगर हम इस चीज को ऐसे भी रिलेट करें कि हम जब हम कहते हैं वो अपने इमोशंस में बहते चले गए, तो वो चीज हम ऐसे कनेक्ट, मतलब ये हमारी डे टू डे लाइफ में है। तो इस तरह से मुझे लगता है हम प्रकृति को नेचर के रूप में अपने साथ मिला जान सकते हैं। तो अगर प्रकृति को समझना है और हम मानव तो हैं ही प्रकृति का हिस्सा, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें सृष्टि को समझना होगा। तो थोड़ा सा सृष्टि के बारे में एक हल्का सा इंट्रोडक्शन प्रारूप यहाँ रखते हुए, जबकि वो एक सेपरेट टॉपिक है, मेरे इस टॉपिक का विषय तो नहीं है, बट मैं थोड़ा सा उसमें शेयर करना चाहूंगी। Cosmology is broadly concerned with the study of the universe as a whole and focuses in particular on the origin, creation and evolution thereof. It is quite fascinating to think about the emergence of universe around us. Every culture or religion has its own multitude of theories reflecting on the beginning of the universe. Whether a scientist or a philosopher, our quest doesn't stop with just knowing the process of creation, but in fact, we strive to know the ultimate reality behind the whole cosmological order. Starting from the Rig Veda, there are many theories regarding the beginning of the universe. One such theory is like there was Apa, water, and the waters desired to reproduce. They toiled and performed devotions, after which they heated up and the golden egg, Harinyam Andam, जिसे हम हिरण्यगर्भ सूक्त में भी पढ़ते हैं, was produced. Then later in a year's time, a man universally called Prajapati was produced. It reflects that Apaha pervaded the universe in the beginning. The union of Apaha and Agni, Jal or Agni तत्व की यहाँ बात हो रही है, gave birth to a golden egg that eventually became Prajapati. And here Apaha was considered mostly as feminine and Agni as masculine in Kshatriya Brahman, that is the Brahman, Yajurvedic Brahman run. Interestingly, Vedic text does not describe such theories at large, but their philosophical aspects, the understanding of Upanishads and later philosophical text. अगर हम क्षत्रिय ब्राह्मण का अध्ययन जो उन्होंने किया है वो थोड़ा सा जानते होंगे, हाँ इतनी थ्योरीज हैं। अगर हम उन थ्योरीज को यूनिवर्स जो कॉस्मोलॉजिकल थ्योरीज हमें मिलती हैं उनको रिलेट करते हैं तो हम शायद कोई सीक्वेंस तो नहीं बना सकते, लेकिन जितने भी पंचमहाभूत हैं वो सारे के सारे क्रॉस एलिमेंट्स किसी ना किसी रूप में सृष्टि कर रहे हैं। तो ये एक नरेशन मैंने दिया था जो कि अग्नि और जल तत्व की बात कर रहा है। इसके अलावा एक और भी है, one must learn that Vak also plays a significant role in the process of creation. It is said that Prajapati desired to reproduce, he toiled and practiced acts of penance. As Prajapati was alone, so he had Vak next to it in the creation of the universe. And Vak was nothing but the personification of Brahm or Ved. That means चाहे ऐसे साउंड नहीं की, लेकिन साउंड जो है अपने आप में ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? वेद है, मतलब कि विचार या नॉलेज, जो कि इस समय भी इस रूम में है, लेकिन हम में से कोई एक्सप्रेस कर सकता है और कोई नहीं भी कर सकता। तो जो एक्सप्रेस कर रहा है वो एक तरह से क्रिएशन हो रहा है, और जो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा वो वैसे का वैसे ही है। तो ये इस तरह से यहाँ हम इसको समझ सकते हैं। So we created waters out of speech, that is Vak. It is pretty good to observe as to why suddenly Vedic Rishi considers Vak as the cause of creation instead of water. One can find answer to this in the Taittiriya Brahmana, where it is said that this whole creation emerges from water and will ultimately get dissolved in water only. In this sentence, to express the word water, Vedic Rishi uses two words, Ambaha and Navaha. That means here water is recognized as Akash. Nava means Akash. Sound is a characteristic of Akash only.
जिसने ऋग्वेद का नासदीय सूक्त पढ़ा है, अगर उसको समझना है तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में जाना होगा। मुझे भी ये बात, जब मैंने तैत्तिरीय ब्राह्मण का इस तरह का अध्ययन किया था, क्योंकि ये मेरा एक क्रिएशन का पेपर है, उसमें से इसको मैंने जोड़ा है, कनेक्ट किया आज के पेपर को, तो वहां पर यही है। नासदीय सूक्त को जब हमने वहां से रिलेट किया, तैत्तिरीय ब्राह्मण पूरा पढ़ा, तो पता चला कि वहां जिसकी बात हो रही है, वो जो नभ कह रहे हैं या आकाश कह रहे हैं, जो वर्ड है कि वो वाटर से उसको कनेक्ट कर रहे हैं, और वाटर को साउंड से, और साउंड जो है कुछ आकाश का एलिमेंट है, और आकाश के लिए नभ शब्द मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साउंड से क्रिएशन की गई है, और यही जो है वाक्य पद्य में भी कहा गया है। तो इस तरह से देखो वाक वही प्रजापति मेंशन्ड इन शतपथरामन मेनी टाइम्स। सिमिलरली वी हैव मेनी theories about the creation from the Panchamahabhutas. Now this is about the creation introduction only. Now talking about the interactions of man and with nature. So this is like the question, is this only based on creation process? जब हम मैन एंड नेचर की बात करते हैं तो क्या ये क्रिएशन प्रोसेस पे ही डिपेंड करता है, और इट इज जस्ट रिलेटेड टू सम एनवायरमेंटल। जब हम मैन एंड नेचर की बात कर रहे हैं तो क्या मैं कल भी सुन रही थी कि यहाँ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की बात हो रही है, या एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट करने की बात हो रही है, या एनवायरमेंट को सुरक्षित करने की बात हो रही है, और वी कैन से कि बायोस्फीयर की बात हो रही है। बट व्हाट वी ऑल आर डूइंग इन आवर डे टू डे लाइफ, हम इस पर भी देखें कि हम एक्चुअली कैसे इंटरेक्ट करते हैं। So no, I mean man and nature's correlation with each other is actually beyond that. इससे ज़्यादा है हमारा। In present time we find ourselves as robot working day and night. Sometimes we feel we are living a machine life, as it is based on a particular routine. The composition of human being is like we have various biological systems like respiratory, digestion, etc., etc., which works very in a perfect harmony with each other. So are we like a machine, or we are more than a machine? So अगर हम कहें नहीं, हमें तो ईश्वर ने हमें बनाया है, तो क्या इतना ताकतवर था कि प्रकृति से ही हम सब जो है बने हैं, हमारे दो लॉर्ड उस पे करते हैं, डिपेंड करते हैं। So we can see natural phenomena of the world are not directed by us but performed by Prakriti only, that is the mother nature. So for the actions of our own body, that can be divided into two parts. Firstly, जो biological functions हैं, secondly जो naturally occur actions है, like हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये सब चीजें। So both these categories are actually जो mind, body and senses का mechanism है, that all depends in accordance with the त्रिगुणात्मक जो इंट्रैक्शन हमारी बॉडी में चल रहा है। और इसको और ज्यादा एलैबोरेट ना करते हुए वैदिक ऋषि ने उपनिषदों में गए, और उपनिषदों में उन्होंने जो प्राण विद्या की बात की गई है, जो पंचकोशों की बात की गई है, और पंचकोश की बात यहाँ पर अभी बहुत पहले चर्चा भी हुई थी, किसी स्पीकर ने बताया थे। तो एक तरह से मेरा कहने का मतलब है इस पूरे पेपर का, अगर हम अपने आसपास की सृष्टि देखें जो हमारे हाथ में दिख रही है फिजिकली, एक हमारे अंदर की सृष्टि है, तो जो हमारा वो समष्टि और व्यष्टि वाला भाग है उसको हम देखें तो हम कहीं ना कहीं ये बात समझ पाएंगे कि जो नेचर है वो मैन से बाहर भी इंटरेक्ट कर रहा है और बॉडी के अंदर भी इंटरेक्ट कर रहा है। दिस इज हाउ, जैसा अभी डॉक्टर करुणा तिवारी जी कह रही थी, और मेरे से पहले प्रोफेसर हरीश जी ने भी ये बात कही कि ये हमें जानना है कि हमें अपने आप को खुद समझना है कि हमारी बॉडी इस समय आउटर वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर रही है या इनर वर्ल्ड के साथ। कब हमें अंदर की तरफ सोचना है, अंदर ही अंदर जैसे है ना, अंदर में कोश होते हुए प्राण में उसका जाके लास्ट में विज्ञान तक पहुंचना है, और कब हमें बाहर दिखना है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस